सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पायलट की उड़ान बाकी है। जी हां, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ रहे सचिन पायलट की बगावती उड़ान अभी भी बाकी दिखाई दे रही है। स्पीकर के नोटिस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिए हैं। यानी पायलट समेत उनके तमाम समर्थकों को क्लीन बोल्ड करने की कोशिश फिलहाल नाकाम हो गई है। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट खेमे के 19 बागी कांग्रेसी विधायकों को अयोग्यता मामले में नोटिस जारी किया था, जिसके बाद सचिन पायलट समेत अन्य ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर आदेश को चुनौती दी थी। सबसे खास बात यह है कि पायलट खेमे ने केंद्र को इस मामले में पक्षकार बनाने की अपील की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। यानी हाईकोर्ट अब केंद्र सरकार का भी पक्ष सुनेगा। हाईकोर्ट के झटके से आहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों को लेकर राज्यपाल के निवास पर धरना दिया और सत्र बुलाने की गुहार लगाई, लेकिन राज्यपाल ने फिलहाल कहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभी सत्र बुलाना उचित नहीं है। यह कार्यक्रम शुरू करने पहले तक धरना जारी था। अभी खबर आई है कि धरना समाप्त कर दिया गया है और 9:30 बजे गहलोत मंत्रिमंडल की विशेष बैठक बुलाई गई है। गहलोत अभी भी मांग पर अड़े हुए हैं और उनका मानना है कि यह कानूनन गलत हो रहा है कि राज्यपाल सरकार की मंशा और आग्रह के बावजूद भी सत्र नहीं बुला रहे हैं। लेकिन अभी मामला यहीं पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले में आगे सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट को आदेश जारी करने की छूट तो दी गई थी, लेकिन उसे अमल में लाने के संदर्भ में चीजें रोकी हुई हैं। देखना दिलचस्प है, लेकिन समझना इस बात को है कि आखिर राजस्थान में जो कुछ पिछले 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय से चल रहा है, उसके मायने क्या है। क्या भाजपा चाह रही है, क्या सचिन पायलट चाह रहे हैं, क्या अशोक गहलोत कितने कामयाब हो रहे हैं, इसी को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। 5 खास मेहमान इस पूरी चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे। लेकिन चर्चा के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज का विचार सूत्र का। और हमारा आज का विचार सूत्र भारतीय राजनीति में शुचिता का पर्याय रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दिया हुआ है। उन्होंने बड़ा मार्मिक उद्बोधन देते हुए सदन में यह कहा था कि परंपरा बनी रहनी चाहिए, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अब हम अगर अपने विषय पर वापस लौटते हैं तो जो कुछ भी इस समय राजस्थान में घट रहा है, वह क्या देश बचाने के संदर्भ में है, लोकतंत्र बचाने के संदर्भ में है, जनता का हित बचाने के संदर्भ में, या केवल अपनी सरकार बचाने या अपनी सरकार बनाने के संदर्भ में, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। 5 खास मेहमान इस चर्चा में हिस्सेदारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे हैं और साथ साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर देवेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ में हैं, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर निशांत वर्मा जी इस बार हिस्सा कर रहे हैं और साथ साथ हमारे साथ हैं अभिमन्यु पूनिया जी, सचिन पायलट के कट्टर समर्थक हैं, पूर्व एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, और साथ में है गिरिराज गर्ग जो महासचिव है कांग्रेस पार्टी के राजस्थान इकाई के। चर्चा की शुरुआत गिरिराज से ये करते हैं। गिरिराज जी, चल क्या रहा है आपकी पार्टी के अंदर? नाराज आप भाजपा से हैं, नाराज आप राज्यपाल से हैं, और जबकि लोग नाराज तमाम विधायक आपकी अपनी पार्टी से हैं। कहां उलझ गए हैं आप लोग और करना क्या चाह रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री खुद ही अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को नकारा निकम्मा करार देते हैं, उसके बाद शिकायत भाजपा से करते हैं। कहां उलझ गए आप लोग? देखिए, कहीं नहीं उलझे हैं हिमांशु जी। जी, राजस्थान के अंदर जो खेल चल रहा है जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जो किया था जी, वो का वो खेल राजस्थान में करना चाहते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है आज देश में लोकतंत्र का कैसे मजाक बना के रख दिया गया है। जी, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमारा राजस्थान के इस सिनेरियो से कहीं कोई हमारा संबंध नहीं है। जी, दूसरी तरफ जो कांग्रेस के बागी विधायक है, उनको मानेसर के अंदर आईटीसी होटल के अंदर मेहमान नवाजी के अंदर सरकार पूरी तत्परता से खट्टर सरकार लगी हुई है। जी, और राजस्थान के जो विधायक आज राज्यपाल महोदय के पास गए, कैबिनेट की बैठक हुई, विधानसभा के नियम बने हुए हैं, संविधान के अंदर जो व्यवस्थाएं दी गई है,
उन व्यवस्थाओं के तहत कैबिनेट बैठक होती है, कैबिनेट में फैसला होता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय को निवेदन करते हैं विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए। कल तक भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है, तो भाई आप फ्लो टेस्ट की मांग कर लो, आप अविश्वास प्रस्ताव लियो। तो कैसा, हम तो न तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे न फ्लो टेस्ट की मांग करेंगे। अब आज जब सरकार खुद ही विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए विधिवत रूप से राज्यपाल महोदय को कल निवेदन किया, कैबिनेट की बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने जाके उनको पत्र दिया, राज्यपाल महोदय सारे संविधान की धज्जियां उड़ा के और आज अडामेंट है कि सत्र नहीं बुलाया जा सकता। मध्य प्रदेश के अंदर तो कोरोना के अंदर मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जा सकती है, सरकार बनाई जा सकती है, और राजस्थान के अंदर विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल महोदय ये कहते हैं कि कोरोना के कारण जो है सत्र बुलाया जाना संभव नहीं है। तो आखिरकार आप लोकतंत्र से चाहते क्या हो? क्या प्रजातंत्र का गला घोटना चाहते हो? क्यों लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हो? आपने अभी जो स्क्रिप्ट दिखाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, मैं नमन करता हूं ऐसे नेताओं को जिन्होंने ये कहा कि सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, पार्टियां बढ़ेगी, पार्टियां बिगड़ेगी, लेकिन देश रहना चाहिए, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। आज लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं दी गई है, उन व्यवस्थाओं के तहत कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत उन संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत चलना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता के अंदर, केंद्र के अंदर, उनके दबाव के अंदर राज्यपाल महोदय जो है वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और वो एक बहाना ले रहे हैं कि कोरोना के कारण हम विधानसभा का सत्र बुलाने की परमिशन नहीं दे सकते। कैसा दुर्भाग्य है देश के अंदर, कैसा दुर्भाग्य, ये कहना है गिरिराज गर्ग जी का। बहुमत है अशोक गहलोत जी के पास, साबित करना चाहते हैं सदन के भीतर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्यपाल सत्र बुलाने के लिए तैयार नहीं है। प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हुए हैं, संवैधानिक विषयों के ज्ञाता हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं प्रेम प्रकाश जी? क्या अटल जी कहा करते थे और क्या आप लोग कर रहे हैं? क्या साबित करना चाह रहे हैं देश के सामने, प्रदेश के सामने? बिल्कुल ही तय कर लिया है, किसी और की सरकार कहीं पर रहने ही नहीं देंगे। जो अटल जी ने कहा उन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत ही सारी चीजें, अब कांग्रेस अपने दल को नहीं बचा पा रही है। कांग्रेस के लोग वहां पर 19 लोग जो भी सचिन पायलट के साथ बाहर हैं। अब ये देखिए घटनाक्रम कहां से चालू होता है जी। लोकतंत्र में क्या मुख्यमंत्री एक जांच एसओजी बनाते हैं, राजद्रोह का मुकदमा डिप्टी सीएम पर लगाते हैं, उसके जांच के लिए करते हैं, तमाम संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि विधायकों को, कांग्रेस के विधायक जो 19 वहां पर हैं। अरे भाई, आप तो जयपुर में बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, पिछले 10-15 दिन से सब होटल में मंत्री लोग बैठे हैं। मंत्री अपने निवास में सुरक्षित नहीं है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के तो विधायक घूम रहे हैं, कांग्रेस के ही विधायक क्यों होटलों में है? भाई वो तो इसलिए है ना क्योंकि शिकारी बनकर आप लोग घूम रहे हैं। यही तो चिंता का विषय है अशोक गहलोत जी के लिए। आप लोग बिल्कुल पकड़ने के लिए लालायित हैं, इसलिए सहेज के रखे हुए हैं अपने साथ में। अरे हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो कर रहे हैं वो उन्हीं लोग कर रहे हैं जी भाई। और देखिए कहां से शुरू हुआ, फिर विधानसभा अध्यक्ष को व्हिप एक पार्टी की। पांडे जी आप हमें घुमाए नहीं, हमारा सीधा सवाल यह है कि जब सरकार ने सत्र बुलाने के लिए आग्रह राज्यपाल के पास भेजा है तो राज्यपाल को सत्र बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? क्या राज्यपाल के पास में यह अधिकार है कि वह सत्र ना बुलाए? और ना बुलाने के पीछे जो दलील दी जा रही है उस दलील से कौन सहमत होगा? कमलनाथ अपनी सरकार बचाने के लिए सत्र को टाल दिए थे तो आप लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और जबरिया सत्र बुलवा के बहुमत साबित करने का दबाव बनाए, आदेश करवाए। अब जब अशोक गहलोत अपना बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पास संख्या नहीं है, तो आप सत्र ना हो जाए इसके लिए रास्ते खोज रहे हैं, साफ दिख रहा है। इस पर कोई दलील है तो वो दीजिए ना पांडे जी। देखिए, जहां तक कल उन्होंने कोई पत्र दिया उसमें ये नहीं लिखा कि बहुमत साबित करने के लिए हम चाह रहे हैं जी, क्योंकि बहुमत साबित करने के लिए अगर वो लिखते हैं तो मान लेंगे कि सरकार अल्पमत में है।
जी। तो अल्पमत में रही सरकार कहाँ रहेगी अगर उसका मुखिया ही मान लेगा। ये तो आज टीवी चैनलों पे बोल रहे हैं कि हम बहुमत साबित करने के। दूसरी बात, कैबिनेट के निर्णय से वहां गया है। अब राज्यपाल महोदय, जो कोरोना का संकट है, आप मध्य प्रदेश की विधानसभा में देखें, मध्य प्रदेश की विधानसभा में राज्यपाल के निर्देश के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि भाई कोरोना के कारण सत्र स्थगित। तो आखिर जो कोरोना का संकट है उसको देखते हुए जहां पर कि 2 लोग वहां पे एमएलए भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, प्राइमरी कांटेक्ट में तो ये सारे जितने मुख्यमंत्री से सारे लोग, क्योंकि एक सुन रहे हैं कि एक विधायक वो होटल में था, तो जो प्रोटोकॉल बोलता है उसमें प्राइमरी कांटेक्ट के हिसाब से तो ये सबको पहले क्वारंटाइन करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे भिलाई में अभी नगर निगम की सभा हुई, उस सेकेंडरी कांटेक्ट के लोगों के कारण यह सभा स्थगित कर दी गई। पार्षदों के जीवन की रक्षा के लिए तो उन्होंने इतना किया। दूसरी बात, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये पार्टी की बैठक बुलाते हैं, व्हिप के उल्लंघन के आधार पे अध्यक्ष पर स्वयं दबाव बनवा करके, अध्यक्ष महोदय जानते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, इलीगल है, लेकिन उससे व्हिप बाहर के मामले में दिलवाते हैं। आज हाईकोर्ट ने उस आधार पर नहीं, लेकिन अधिकार के मामले में तो यथास्थिति कर दिया है, जो एक तरह से संकेत है जी। अब अध्यक्ष महोदय को फिर ये कहाँ पे जब इनको लगता है कि यहाँ गलत हो गया तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट लेके चले जाते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट से भी जब रिलीफ नहीं मिलती है, कल जब सुप्रीम कोर्ट के रिलीफ नहीं मिलने के बाद ये कल बोलते हैं जाकर के कि लेटर देते हैं कि हमको सत्र बुलाना है, और सत्र बुलाने के लिए कोई रीजनिंग नहीं है। भाई सत्र बुलाने के समय में आखिर एक कार्यक्रम बना करके दिया जाता है कि इतने समय तक ये होगा, सत्र होगा, इसमें चाहे बजट सत्र होता है, सिद्ध सत्र होता है, और विशेष सत्र यदि बुलाया जाता है तो उसमें उस सत्र का उल्लेख भी होता है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। और जहां तक संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, आज आप बताइए कि मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि राज्यपाल के घरों का घेराव, घर के घेराव हो जाएगा, जनता करेगी तो मैं जिम्मेदार नहीं होगा। जिसने संविधान की शपथ ली है, प्रदेश के लोगों की जवाबदारी उसके प्रति है, और वो बोल रहे हैं कि मैं इसका जवाब दे नहीं होऊंगा। मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति बनती है। और राजद्रोह की अगर बात करें तो 124 तो पहले मुख्यमंत्री पर लगना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल के ही द्वारा जो है संविधान की जो शपथ दिलाई गई है, और राज्यपाल के नाम पे ही वो शासन कर रहे हैं। और जो व्यक्ति राज्यपाल की सुरक्षा करने से अपने को असमर्थ बोल रहा है कि मैं नहीं करूंगा, वो व्यक्ति प्रदेश की जनता की क्या सुरक्षा करेगा? एक अलग ही दिशा दे रहे हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी अशोक गहलोत के बयान के आधार पर कि वो राजद्रोह की श्रेणी में आता है। राज्यपाल की सुरक्षा के संदर्भ में हाथ खड़े कर रहे हैं अशोक गहलोत अपने राजनीतिक हितों के लिए, सीधे तौर पर आरोप। मेरे साथ में निशांत वर्मा जी हैं, लगातार निगाह रखते रहे निशांत जी इस पूरे घटनाक्रम पर। निशांत जी, राजनेता अपने सुविधा के अनुसार तर्क जुटाते हैं। अभी प्रेम प्रकाश पांडे जी दलील दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल के निर्देश के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित कर दिया, पर वही मध्य प्रदेश विधानसभा थी जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कोरोना वोरोना हम कुछ नहीं जानते, हम तो इतना जानते हैं सत्र बुलाओ, बहुमत साबित करो। राजस्थान में जो कुछ चल रहा है, बतौर राजनीतिक विश्लेषक क्या महसूस कर पा रहे हैं आप? पायलट का प्लेन क्रैश होने वाला है, या पायलट का प्लेन क्रैश ना हो इसलिए समय खींचा जा रहा है? धन्यवाद। सबसे पहले बात ये कि पांडे जी ने जो कुछ कहा उसमें आधा जो है वो तर्कहीन है, और उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। आप कहेंगे तो बाद में जा भी सकता हूँ, लेकिन आपके सवाल पे आता हूँ कि पायलट का विमान, अब साहब ट्रक के ड्राइवर के दरवाजे पे भी लिखा होता है पायलट, तो हर व्यक्ति पायलट नहीं बन जाता। मैं एक बात साफ कर दूं कि किसी पक्ष की साइड लेने की बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम इस पूरे के पूरे राजस्थान के मामले में किसी भी हद तक खुश या खुशी मनाने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो सचिन पायलट ही थे जिन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। माना जाता है कि उनके साथ के जितने भी एमएलए हैं जो कांग्रेस से अलग दिख रहे हैं इस समय, वो भी एक ने नहीं कहा कि मैं रिजाइन करके भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं या ज्वाइन कर चुका हूं। अर्थात इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक चीज तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पिक्चर में नहीं है।
शायद वो एक ट्रेलर दिखाना चाहते थे कि जैसे दूसरे राज्यों में पहले देखा गया है कि इन्होंने सरकारें तोड़ करके अपनी गलत तरीके से, जिसको इलीगल, शब्द पांडे जी ने कहा, इलीगल सरकारें बनाने का इनका एक पुराना रवैया रहा है। यहाँ पे वो दाल गलती नहीं दिख रही। इस वजह से अगर वो राज्यपाल अथवा कोई भी और अगर संवैधानिक पोजीशन का इस्तेमाल करके अगर सरकार को वहां परेशान करना चाहते हैं तो उन्हें छूट है। क्यों? क्योंकि जो चुनी हुई पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, अगर उसको परेशान कर रहा है कोई, अर्थात वहां के लोगों को परेशान कर रहा है, मैं तो स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम नेता और कोशिश करें राजस्थान के लोगों को परेशान करने के लिए। आने वाले भविष्य में उसका जवाब मिलेगा। तीसरी बात ये जरूरी है जानना कि मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो है वो बहुत नामामूली मामला है, जिसके ऊपर स्पीकर और स्पीकर के आदेशों और स्पीकर के अधिकारों के ऊपर लेकर के है, जिसके अंदर अलग अलग पार्टियां गई हैं। मानना पड़ेगा कि जब तक मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मध्य है तो उस पर टिप्पणी ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं टिप्पणी ना करने का मतलब ये भी समझता हूँ कि अभी किसी ने पैनल पे कहा कि स्पीकर जानते हैं कि वो इलीगल काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस पैनल पे या इस पूरे के पूरे डिस्कशन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो, और वो अगर जान सकता है पैनल पे बैठ के कि स्पीकर इलीगल कर रहे हैं और माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जान सकते, ये तो तर्क देने की बात है जिसका कोई अर्थ नहीं है। जी। अंतिम बात अपनी कमेंट में ये कहना चाहूंगा हिमांशु जी कि राजस्थान में जो कुछ हो रहा है कांग्रेस का अंदरूनी मामला नहीं है। कई लोग कांग्रेस का अंदरूनी मामला दिखाते हैं। मेरे ख्याल से इसके अंदर एक पावर दिखाने की जो चेष्टा सचिन पायलट जी ने करी है वो मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि भारत की राजनीति एक इतिहास जानती है कि शॉर्ट शेल्फ लाइफ किसी भी चीज के लिए लंबा चलना पड़ता है, और हर व्यक्ति माधवराव सिंधिया बन करके, हर व्यक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया बन करके अपने उल्लू सीधे करने में जरूरी है। मैं आपसे 2-3 सवाल करता हूं निशान जी। एक, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं राजस्थान के सतीश पूनिया जी, उन्होंने आज बयान दिया है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या आप इसके अंदर कोई संभावना देख रहे हैं, टाइम टेकिंग की जो प्रक्रिया चल रही है उसके अंतर्गत, कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इसके साथ में अशोक गहलोत के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस भावना के साथ पायलट से अटैच हो जाए। एक बात, क्या इसके अंदर आप ये भी देख पा रहे हैं क्या कि सचिन पायलट ने कोशिश तो की पर वह संख्या नहीं जुटा पाए जो तख्ता पलट के लिए जरूरी है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह मूलभूत अंतर है संख्या का। क्या पायलट के संदर्भ में आपको नहीं लगता है कि संख्या जुगाड़ने में वह स्वयं सफल नहीं हो पाए हैं, इसलिए भाजपा कोशिश कर रही है समय खींचने की कि संख्या जुट जाए? हिमांशु जी मंझे हुए खिलाड़ी हैं सचिन पायलट अपने खेल में, और मैं नहीं मानता कि ये संख्या का जो सवाल आया है ये शायद उनके मन में भी होगा। मुझे नहीं लगता कि वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए थे। इसके पीछे जो भी मतभेद रहे हों उनके और अशोक गहलोत जी के बीच में, वो एक अलग स्टोरी हो सकती है, लेकिन संख्या बल, कोई भी मजा हुआ खिलाड़ी सचिन पायलट जैसा बिना संख्या बल तोड़े वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। वो उम्र में छोटे जरूर हैं गहलोत से या बाकी लोगों से, लेकिन राजनीति में उनको कम ना आंका जाए। तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जो नैरेटिव है कि सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर बनने की होड़ में ये कोशिश कर रहे थे, मेरा मानना ये गलत है। लोगों को शायद ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वहां विवाद कुछ और है, लेकिन अधिकतम मीडिया और कुछ भाजपा के नेता इसे यूं दिखा रहे हैं कि सचिन पायलट सीएम बनने निकले हैं। सचिन पायलट जी ने आज तक अपने मुंह से बात नहीं की। सचिन पायलट ने तो आज तक कुछ भी नहीं बोला। निशान जी, आपकी राय है कि वो सीएम बनने के लिए नहीं निकले हैं, पर आप खोज पाए कि वो क्या बनने के लिए निकले हैं? मैं नहीं खोज पाया कि वो क्या बनने के लिए निकले हैं, क्योंकि वो जब से बाहर हुए हैं राजस्थान से, जिस दिन से वो बाहर गए हैं, उन्होंने देखा जाए तो एक राजनीतिक चुप्पी साध ली है जी। अब जो व्यक्ति राजनीतिक चुप्पी साध लेगा तो एज ए विश्लेषक मैं अटकल नहीं लगाना चाहता, वो पॉलिटिशियंस का काम है। मैं तो उनके उस वक्तव्य का इंतजार कर रहा हूं, तो हो सकता है कि बहुत सिंपल हो लेकिन उसमें बड़े राज छुपे हों। आज तक एक स्टेटमेंट उन्होंने ना तो कांग्रेस के खिलाफ दिया, ना भाजपा के पक्ष में दिया, और ना ही सीएम बनने के उद्देश्य को जाहिर किया।
तो ऐसे राजनीतिक मंझे हुए व्यक्ति जब चुप्पी साध लेते हैं तो सिर्फ अटकलों का बाजार गर्म होता है, हकीकत शायद बहुत दूर हो। अटकलों का बाजार गर्म रहता है। अभिमन्यु पुनिया जी मेरे साथ में हैं, सचिन पायलट के बहुत ही खास राजनीतिज्ञ हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं। पायलट का साथ देने की कीमत जिन लोगों ने चुकाई उनमें से अभिमन्यु जी भी एक हैं। अभिमन्यु जी, क्यों किया आपके नेता ने ये? निषाद जी राजनीतिक विश्लेषक होकर नहीं खोज पाए। जो हमारे साथ में आपके प्रदेश महासचिव उन्होंने बताया कि वो भाजपा के हाथों खेल रहे हैं। आप ही रोशनी डालें, क्या खेल रहे हैं आपके नेता? देखो, भाजपा का नाम लेना, कहीं ना कहीं जो भाजपा का नाम का जो आरोप लगा रहे हैं वो कांग्रेस के ही नेता लगा रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। जब 35 साल की उम्र में वो राजस्थान के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बन के कांग्रेस के आए, तो उन्होंने जब जब राजस्थान के अंदर उपचुनाव हुए, कांग्रेस ने चुनाव जीते। 2 लोकसभा के चुनाव भाजपा की लहर में, नरेंद्र मोदी की लहर में, सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीते। 21 से 100 सीटों पर लाने का काम सचिन पायलट के नेतृत्व की क्षमता ने किया। आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की नई फौज तैयार करने का काम किया तो वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का नेतृत्व था। और जब मुख्यमंत्री बनने का मौका आया तो दिल्ली से लाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। चलो, मुख्यमंत्री बना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 1.5 साल राजस्थान के जो किसानों से और युवाओं से जो वादे किए थे, बार बार पायलट राजस्थान में ये बातें उठाते रहे। लेकिन जब आपको राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को राजद्रोह का नोटिस दे देता है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को साइडलाइन कर दिया जाता है, कांग्रेस के मंत्रियों की नहीं मान रहे हैं, कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे थे, जो जिसकी लड़ाई सचिन पायलट आला कमान को बार बार पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आज भी जो 19 विधायक है वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, कांग्रेस के अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व की बात आती है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि अशोक गहलोत जब जब मुख्यमंत्री रहे हैं तब तब उन्होंने जाट मंत्री को शिकार बनाया, बिश्नोई मंत्री को शिकार बनाया, और अब आज पायलट साहब वो मुख्यमंत्री है, उनको लग रहा है कि प्रतिद्वंदी ये है, तो आज उनको शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। आप ये बताओ, उप मुख्यमंत्री के घर के आगे कैमरा लगाने की क्या जरूरत है? उप मुख्यमंत्री से कौन मिलने जा रहा है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से कौन मिलने जा रहा है? ये तहकीकात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी आम जनता के काम करें। आज मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के, तो कहीं ना कहीं किसानों का कर्जा माफ करे, युवा जो साथियों को जो बेरोजगार भत्ता देने की बात है वो करे। लेकिन अपने ही सरकार में अपने ही मंत्रियों को, विधायकों को नोटिस देने का, बार बार उनके फोन टेप करवाने का कहाँ उचित है? अच्छा पुनिया जी, एक बात बताइए, सचिन पायलट सरकार में उप मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वो भी 7 साल से अध्यक्ष, इसके बाद में अपनी मर्जी का नहीं करवा पा रहे और राजस्थान की सीमा छोड़ के हरियाणा के होटल में बैठकर वो अपने अनुसार करा लेंगे जनता के हित के काम। इस फार्मूले में क्या है, क्या चाह रहे हैं? क्या हरियाणा से वो निर्देश जारी करेंगे, हरियाणा से मांग करेंगे, हरियाणा से आवाज सुनाएंगे, तो फिर जाके राजस्थान की जो अशोक गहलोत की सरकार है वो जनता के काम कर देगी? और अगर वो जयपुर में रहते, सरकार का हिस्सा रहते, संगठन के प्रमुख रहते, तो काम नहीं करा पाते? देखो, संगठन के प्रमुख रहते हुए आपको राजद्रोह का नोटिस मिल जाए, कहाँ उचित है ये सरकार के अंदर? देखो, आप बताओ, आप संगठन के अध्यक्ष और राजद्रोह का नोटिस आपको दे दिया जाता है जी, ये कहाँ का उचित है? उप मुख्यमंत्री को राजद्रोह का नोटिस दे दिया जाता है। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री है, तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी है आज जो बयान दिया है, और ये बयान देते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा होना। अरे अभिमन्यु, लेकिन आपके उप मुख्यमंत्री ये भी तो बयान देते हैं, मैं अशोक गहलोत से नाराज नहीं हूं, मैं कांग्रेस से भी नाराज नहीं हूं। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि वो हरियाणा में क्या कर रहे हैं, इसका कोई जवाब अभिमन्यु पुनिया जी के पास है? कि आपके हृदय सम्राट, युवाओं के मसीहा, राजस्थान का भविष्य हरियाणा में कौन सा भविष्य खोज रहा है? यही तो सवाल उठा रही है कांग्रेस, यही सवाल उठा रहा है मीडिया। कहां बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? कहीं ना कहीं अपनी आवाज के लिए ही हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए होंगे। आज स्पीकर महोदय है, उनको नोटिस देते हैं तो अपनी बात रखने के लिए तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को हक है अपनी बात रखने का, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, जनता ने अपनी उम्मीदों पे आज वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बन गए होंगे। लेकिन राजस्थान की जनता को उम्मीद है सचिन पायलट जी से, और वो जब राजस्थान की जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर, तो अपनी पार्टी में अपनी बात रखने का प्रत्येक व्यक्ति को हक है, और वो अभी कर रहे हैं।
नहीं तो ये हक कौन सा है जिसमें हरियाणा से हक मांगा जा रहा है? दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करते, राहुल गांधी से मुलाकात करते, बात समझ में आती। दिल्ली में रहकर आवाज उठा रहे होते, बात समझ में आती। हरियाणा के एक होटल में बैठकर, जिसको लेकर कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा की मेहमान नवाजी कबूल करते हुए और कुल मिलाकर अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं सचिन पायलट। क्या कहेंगे अभिमन्यु पुनिया जी? मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि राज्यपाल पे हमला 8 करोड़ की जनता करेगी। अब आप तो मेरा सवाल छोड़, आप उसका जवाब दोनों, जो आपके नेता के संदर्भ में, अशोक गहलोत के संदर्भ में आप बोल लीजिएगा, पर सचिन पायलट को लेकर जो पूछ रहा हूं उसका जवाब तो दीजिए ना अभिमन्यु जी। इतने मजे हुए राजनेता हैं आप, एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आप भी रहे हुए हैं, क्यों अपने नेता का बचाव नहीं कर पा रहे? देखो जी हिमांशु जी, आपकी बात को मैंने जी हेलो, हाँ पुनिया जी बोलिए ना। देखो हिमांशु जी, आज जो स्थिति देश की है उसके अंदर सचिन पायलट जी अपनी बात को रख रहे हैं और अपनी बात को रखने का उनको अधिकार है, 19 विधायकों को अधिकार है। पुनिया जी कैसी बातें कर रहे हो? मैं जाऊंगा निशान जी के बाद, निशान जी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, लेकिन पायलट जी अपनी बात ही कहां रख रहे हैं? पायलट जी मीडिया के सामने आए कब? केवल कोर्ट में उनके नाम पर याचिका लगी है। 15 दिन से अजब खामोशी आपके नेता ने ओढ़ रखी है, इसीलिए तो इतने सारे कयास चल रहे हैं। आपके नेताजी सामने क्यों नहीं आते? इतने बहादुर, इतने साहसी, इतने मेहनती, 15 दिन से कहां छुपे हुए हैं? यही तो सवाल है। आपके सामने भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, चिंता मत करो आप। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पूरे राजस्थान के, पूरे देश की जनता को जवाब देंगे। लेकिन कब? तो बात है आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, उसके बाद आएंगे। और जो विधायक बोल रहे हैं, अभी जो ये कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि भाजपा ने बंधक बना लिया, आज जो वीडियो सामने आए हैं विधायकों के, अपनी खुद की वजह से वहां अपनी आवाज के लिए वहां बैठे हैं, किसी ने बंधक नहीं बनाया है, कोई बाउंसर नहीं खड़े हैं, किसी ने बंधक नहीं बनाया, कोई बाउंसर नहीं खड़े हैं, लेकिन सचिन पायलट सामने नहीं है। निशान जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, उनकी बात सुनते हैं, फिर देवेंद्र वर्मा जी के पास चलूंगा तकनीकी सवाल लेके। जी निशांत जी। देखिए, मुझे लगता है पूनिया साहब ने सचिन पायलट जी के साथ बहुत काम किया, लेकिन वो उन्हें समझ ही नहीं पाए जी। और इसके मैं 2-3 तथ्य रखना चाहता हूं, इन्हीं की बातों से साबित होता है। एक प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम अपना राज्य छोड़ के चला जाए जी, और फिर उसके बाद दूसरे राज्य में बैठ करके अगर ये विचार करे कि लोग मेरे साथ हैं, तो पुनिया साहब लगभग 100 से अधिक तो एमएलए दूसरे खेमे में बैठे दिख रहे हैं। तो जबकि मैं मानता हूं इस बात को, कांग्रेस के एमएलए नहीं है वो। मैं आपके बीच में नहीं बोला था सर। ना वो कांग्रेस के एमएलए हैं, ना राजस्थान में कांग्रेस के लोग हैं, ना इस देश में कांग्रेस है। पता नहीं आप किस दुनिया में रहते हैं, लेकिन हकीकत से बहुत परे है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब राजस्थान के अंदर ये सिचुएशन चल रही थी, तो उस समय सचिन पायलट जी और कुछ लोग, कुछ एमएलए वो चले आए थे दिल्ली और फिर उसके बाद मानेसर हरियाणा में जाकर के आराम थे। अब ये समझने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर जी, बहुत सारे 5 सितारा होटल है दिल्ली के अंदर। अगर सचिन पायलट जी को आला कमान से ही बात करनी थी तो फिर वो दिल्ली में होते, ना कि मानेसर में होते या हरियाणा में या गुड़गांव में कहीं पे होते। और तो और जिस प्रदेश के वो अध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा पूनिया साहब, जब प्रदेश अध्यक्ष अपने प्रदेश को छोड़ के चला जाए और वापस ना आए जी, तो मान के चलिए आपके साथ के लोग भी आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि आपने तो अपने ही लोगों का साथ छोड़ दिया। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मोरालिटी जो प्रीच करी जाती है, ये आला कमान के सामने बात रखी गई। पूनिया साहब, ये एक चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच की बात थी, इसको किसी पार्टीवाद से जोड़ के क्यों देख रहे हैं? 2 एमएलए के बीच का मामला था, अगर कुछ भी होता तो वो अपने हिसाब से सुलझा लेते, अगर नहीं होता तो वो अपनी पार्टी छोड़ देते, अपना पद छोड़ देते। उन्होंने तो पद तक नहीं छोड़ा, उन्होंने तो पार्टी तक नहीं छोड़ी। वो जो चुप बैठे हैं, मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कुछ और ही राज है। और इस बात को याद रखिएगा पूनिया साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूं, जिस तरीके से आप कहते हैं और मैं भी जानता हूं कि सचिन पायलट जी ने 2014 ऑनवर्ड्स जो मेहनत करी राजस्थान में, उसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचिन पायलट जी जब स्कूल में थे तब अशोक गहलोत वही चीज थे जो आज सचिन पायलट के लिए आप कहते हैं राजस्थान में? जब आपने कहा कि वो दिल्ली से लाके बिठा दिए गए, माफ कीजिएगा, आपके पड़ोस में गुजरात है, 44 सीटों की कांग्रेस को 81 सीट पे इसी अशोक गहलोत ने पहुंचाया। तो खाली क्या अशोक गहलोत का वहां का सीएम बना देते?
सर राजनीति करिए, हम आपसे कोई मना नहीं करते, लेकिन पब्लिक को गलत पिक्चर पेश करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाजपा ऑलरेडी इतनी गलत पिक्चर पेश कर चुकी है कि देखिए आज भी 100 एमएलए अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं, कहीं नहीं जा रहे इधर उधर। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात निशांत जी ने कही है। अशोक गहलोत के साथ में 88 कांग्रेस के विधायक हैं आज भी, और 19 विधायक है पायलट के साथ, और पायलट चाहते हैं कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। कैसे माना जा सकता है? पर मैं देवेंद्र वर्मा जी के पास आ रहा हूं, फिर मैं वापस लौटूंगा गिरिराज जी के पास में। वर्मा, आपसे जानने का जो विषय था, मैंने कुछ बात की थी प्रेम प्रकाश जी से, आपसे जानना चाहता हूं। अशोक गहलोत सरकार ने चाहा विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, राज्यपाल को आग्रह किया, क्या राज्यपाल को यह आग्रह स्वीकार करने बाध्यता है या उनकी मर्जी है? चाहूं तो मानूं, नहीं मर्जी तो नहीं मानूं। देखिए 174 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में यदि आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स देखेंगे जी, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट में जब केटी शाह ने 2 संशोधन प्रस्तुत किए जी, ये सेशन बुलाने के संबंध में कि हु विल समन द सेशन, जी, वो संशोधन क्रमांक है 1473 और 1478 में, इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी इसको रेफर कर सकता है जी, और केटी शाह ने इन संशोधनों के माध्यम से जब ये कहा कि कभी ऐसी स्थिति निर्मित हुई जी, कि प्रेसिडेंट सेशन न बुलाए, क्योंकि पार्लियामेंट के संबंध में सारे डिस्कशन हुए और वही लेजिस्लेचर के संबंध में भी लागू हैं जी, कि कभी सेशन न बुलाए, तो 2 शब्दों का उपयोग किया अम्बेडकर ने। एक शब्द था जी, और एक शब्द था ट्रस्टनेस। ट्रस्टनेस यानी कि दुर्भावना या उसका बहुत निगेटिव शब्द होता है। ये 2 शब्द अंबेडकर ने उपयोग में किए और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई गवर्नर या ऐसा कोई प्रेसिडेंट करेगा कि सेशन न बुलाए, ये तो हो ही नहीं सकता। सेशन बुलाने का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री को है या प्राइम मिनिस्टर को है, क्योंकि सेशन हमेशा शासकीय कार्यों के लिए या जनता के हितों के लिए बुलाए जाते हैं, क्योंकि सारे काम गवर्नर के नाम से होते हैं, इसलिए गवर्नर के नाम से इश्यू जरूर किए जाते हैं जैसे दूसरे आदेश होते हैं, लेकिन कैबिनेट निर्णय से सेशन होते हैं और उसमें नहीं बुलाएगा। इट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। और यदि कॉन्स्टिट्यूंसी डिबेट्स की कोई पढ़ लेगा, वर्मा साहब के फोन में कोई दिक्कत है जिसके कारण हमारा उनसे संपर्क खराब हो रहा है। मैं पीसीआर को बोलूंगा उसे ठीक करे। मैं एक बार फिर गिरिराज जी के पास आना चाहूंगा और गिरिराज जी आपसे जानना चाहूंगा, एक इतनी बेहतर सरकार जैसे तैसे करके लंबे संघर्ष के बाद आपकी आई थी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि 6 साल सचिन पायलट उस सरकार को लाने के लिए बतौर प्रदेश अध्यक्ष बड़ी भूमिका में थे, पर अभी के वातावरण में आपके सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यह बयान दिया कि हमको पता था यह नाकारा है, निकम्मा है, फिर भी बर्दाश्त कर रहे थे। उसके बाद भी आप कहते हैं कि सचिन पायलट ने गलत किया। देखिए, निश्चित रूप से मैं बताऊं आपको हिमांशु जी कि सरकार जब बनती है जी, तो सरकार के अंदर एक व्यक्ति के कारण सरकार नहीं बनती है जी, एक इकाई है राजस्थान की केंद्र की जी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी एक इकाई राजस्थान की है जिसके सचिन पायलट जी को अध्यक्ष बनाया गया जी। सचिन पायलट जी के साथ मैं भी मुख्यालय प्रभारी था, जनरल सेक्रेटरी एजे मैंने काम किया। मैं पिछले 23 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ये 7वें अध्यक्ष थे जिनके साथ काम कर रहा हूं। राजस्थान के लाखों कार्यकर्ताओं ने जब काम किया, तब सरकारें बनती है, एक व्यक्ति से सरकार नहीं बनती है। इकाई का अध्यक्ष सचिन पायलट हो या दूसरा कोई व्यक्ति हो, उसकी जिम्मेवारी है कि केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास करके उनको बनाया है तो वो अपना काम पार्टी को मजबूत करने का करे। वो काम उन्होंने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार बनने के बाद जब विधायक दल की बैठक हुई, केंद्रीय पर्यवेक्षक जो आए, उनके सामने जब मैक्सिमम विधायकों ने ये कहा कि हम फैसला हाईकमान पे छोड़ते हैं जी। जब फैसला हाईकमान पे छोड़ दिया गया और हाईकमान ने जब मुख्यमंत्री तय कर दिया, तो विवाद का विषय कहां से आ गया? पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं कोई मन में अगर उनके थी जी वेदना थी, राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सरकार में समायोजन कराने की जिम्मेवारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की थी। 1.5 साल तक उसने ऐसा झगड़ा पैदा किया कि राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सरकार में भागीदारी नहीं मिली। अगर ऐसा ही था तो 7 साल तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे,
इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक इतना बड़ा मौका किसी को नहीं मिला है जी। आज तक एक व्यक्ति ने उनके विरोध में कोई स्वर नहीं कहा। 7 साल तक उनको बर्दाश्त करते रहे राजस्थान के अध्यक्ष के रूप में। उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया 2 साल पहले जब सरकार बनी। आप देखिए 26 साल की उम्र में पार्टी ने उनको सांसद बनाया, 31 साल की उम्र में उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया, 36 साल की उम्र में उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, 40 साल की उम्र में उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। 17 साल की राजनीति में 17 साल आप पावर में रहे हो। आपने कांग्रेस के लिए काम नहीं किया था क्योंकि विरासत थी, स्वर्गीय राजेश पायलट जी के आप पुत्र थे, इसलिए आपको राजनीति में उस मौका मिल गया और आप इतने बड़े कद के नेता बन गए। कांग्रेस मां के समान है, जैसे मां बच्चे को दूध पिला के बड़ा करती है, पार्टी जब मौका देती है, जब कद बनता है। अगर कांग्रेस सचिन पायलट जी को मौका नहीं देती तो ना तो वो सांसद बनते, ना केंद्रीय मंत्री बनते, ना राजस्थान के अध्यक्ष बनते और ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते। आप उस पार्टी के साथ दगा कर रहे हो। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जितना बड़ा विश्वास आपके ऊपर किया, जिस तरह से आउटराइट आपको मौका दिया, आउटराइट आपको सपोर्ट किया, जो आपने चाहा उसके अनुरूप आप फैसला किया, उसके बाद आप पार्टी से बगावत कर रहे हो और ये कह रहे हो पार्टी की पीठ में छुरा भोंक के कि मैं कांग्रेसी हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। अरे भाई, आप कांग्रेसी हो तो फिर सत्ता गिरने का क्यों गिरा रहे हो राजस्थान की? ये पूरा देश देख रहा है आपके आचरण को। गिरिराज जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपने इतनी सारी बातें कही, राजेश पायलट को 26 साल की उम्र में टिकट दिया ना, जिताया तो जनता ने, उसके बाद भी जिताया, प्रदेश अध्यक्ष आपने बनाया, 6 साल तक रखा, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ बतौर प्रदेश अध्यक्ष, सरकार बनी। आपके वर्तमान मुख्यमंत्री बहुत अनुभवी राजनेता, उनका यह बयान है, हमें पता था ये नकारा है, निकम्मा है। आप 23 साल तक रहे हैं पीसीसी में पदों पर, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि आपका प्रदेश का जो अध्यक्ष रहा 7 साल, वह एक नकारा और निकम्मा आदमी था जिसे पार्टी बर्दाश्त करती रही और हाईकमान ने जबरी आपके सर पर थोपा हुआ था? आगे मुख्यमंत्री ने कहा है नकारा और निकम्मा। आपने 7 अध्यक्षों के साथ काम किया है। आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं कि आपने 7 साल, 23 साल में से 7 साल एक नकारा और निकम्मे आदमी के साथ काम किया था? हिमांशु जी, पार्टी की परंपराएं होती है कि जब सरकार चुनाव होते हैं, सरकार बने या सरकार नहीं बने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को स्वतः ही इस्तीफा दे दिया जाता है। लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हाईकमान ने इनको कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप रहो, मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, लोकसभा चुनाव लड़ाओ। दोनों लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें हारी है इन्हीं के नेतृत्व में। एक सीट भी नहीं जीत पाए, खुद की सीट भी नहीं बचा पाए ये। अगर इतना बड़ा उनका चेहरा था, उन्हीं के नाम पे अगर वोट पड़ा है तो आप अपने खुद की सीट तो बचा लेते, वो भी नहीं बचा पाए। फिर आप जो कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, एक परिवार के मुखिया की आत्मा जब दुखती है ना, जिस व्यक्ति ने 50 साल राजनीति की है, जो 70 में कांग्रेस में एनएसयूआई के रूप में आया था, 28 साल पार्टी का काम करने के बाद में 1998 में उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है। आज उनकी आत्मा में दर्द है कि पार्टी के अंदर पार्टी का व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं गिरा रही है, लेकिन हमारे ही पार्टी का व्यक्ति बागी होके भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है। आत्मा दुखती है जब आत्मा से शब्द निकलते हैं। आप शब्दों पे मत जाइए, आप भावना पे जाइए। मुख्यमंत्री जी की भावना क्या है? अगर मुख्यमंत्री के शब्दों पे नहीं जाएंगे तो फिर किसके शब्दों पे जाएंगे गिरिराज जी? लोगों की भावना तो इस बात पर भी दुखती है कि अशोक गहलोत जी को मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का, 5 साल पूरा करते हैं, सरकार की विदाई करा देते हैं, फिर लोग जूझते रहते हैं और फिर जब मौका लगता है तो मुख्यमंत्री बन के फिर आ जाते हैं। 3 बार ऐसा हो चुका है। इसी बात की तो शिकायत है। इसमें क्या कहेंगे आप? गहलोत को हाईकमान विश्वास करके मुख्यमंत्री बनाता है और राजस्थान की परंपरा रही है पिछले 4-5 चुनाव से कि एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। तो चाहे नेतृत्व किसी का भी हो, जब परिवर्तन का राजस्थान में एक ट्रेंड बना हुआ है, उस ट्रेंड के अनुसार जो है सरकार बदलती है। और सरकार जब बदलती है, जब 25 की 25 सीटें पार्लियामेंट की कांग्रेस हार रही है तो विधानसभा में कितनी सीटें आएगी? आज ये कहना बहुत आसान है कि साहब 21 सीटें थी और सचिन पायलट जी अध्यक्ष बन के आए और 100 सीटें आ गई। अरे भाई, राजस्थान में परिवर्तन होता है, हमेशा परिवर्तन हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान में हमेशा परिवर्तन होता है, ये कहना इतना सही नहीं है। अशोक गहलोत के संदर्भ में 3 बार का उदाहरण है। अशोक गहलोत को हाईकमान भरोसा करके बिठाता है, जनता के स्तर पर विश्वास बना नहीं रह जाता है, सरकार पलट जाती है। भैरों सिंह शेखावत 2 बार लगातार बने मुख्यमंत्री, ये भी हमने देखा। बहरहाल
मैं एक बार फिर निशांत जी के पास में जाना चाहता हूं, लेकिन देवेंद्र वर्मा जी से बातचीत अधूरी रह गई थी। फिर देवेंद्र वर्मा जी से पूछता हूं, राज्यपाल सत्र बुलाने से इंकार कर रहे हैं, कानूनी स्तर पर अशोक गहलोत के पास क्या विकल्प? देखिए, मैंने पहले भी बताया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट में अंबेडकर ने कहा है कि यदि कोई राज्यपाल या प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह नहीं मान के यदि सत्र नहीं बुलाता है तो वो संविधान का उल्लंघन करता है। और ऐसे गवर्नर या ऐसे राष्ट्रपति के लिए बहुत से साधन हैं। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हम उनके खिलाफ इम्पीचमेंट ला सकते हैं। यानी गवर्नर को जो ये बिल्स वाला प्रोविजन बता रहे हैं, जो चर्चा में दिन भर से कि एक बार वो पहले भेज देगा और फिर वापस कर देगा, वो बिल्स के संबंध में प्रोविजन है। लेकिन गवर्नर सभा का सत्र बुलाने का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री में नहीं थे, कैबिनेट में नहीं थे, मंत्रिमंडल में नहीं थे, क्योंकि जनता के प्रति जवाब दे तो ये मंत्रिमंडल है, जनता के प्रति जवाब दे गवर्नर नहीं है। गवर्नर तो केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि है वहां पर, और इसलिए वर्मा साहब, आप विषय को उलझाए नहीं। मेरा एक सीधा सवाल है आपसे जो दर्शकों की जिज्ञासा का समाधान कर सकता है। सवाल यह है, अशोक गहलोत चाहते हैं विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें वह अपना बहुमत साबित कर पाए। खेल स्पष्ट है, अभी आंकड़े उनके अनुसार हैं। एक बार बहुमत अगर सदन में साबित हो जाएगा, 6 महीने तक फिर बहुमत के लिए कहा नहीं जा सकता, यह भी संविधान के अंदर प्रावधान है। अशोक गहलोत इस खेल को खेलना चाहते हैं, खेल पाएंगे? आवाज नहीं आ रही है। अशोक गहलोत, संविधान के अंदर प्रावधान है देवेंद्र वर्मा जी कि एक बार बहुमत साबित कर दिया तो फिर 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। अशोक गहलोत इस रास्ते का उपयोग करना चाहते हैं, क्या कर पाएंगे? राज्यपाल अड़ंगा हैं, विधानसभा का सत्र नहीं बुला पा रहे हैं, कोई विकल्प है अशोक गहलोत के पास सीधे सत्र बुलाने का? ऐसा कोई प्रावधान है हमारी किताबों में? ये आपसे सवाल। देखिए, सब कुछ बिल्कुल असंवैधानिक चल रहा है, इसलिए कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। जब संविधान का पालन गवर्नर ही नहीं करना चाहते तो फिर और क्या विकल्प हो सकता है? ये तो वापस न्यायालय की लड़ाई होगी, क्योंकि ये गवर्नर इसको रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर का जो प्रस्ताव है सत्र बुलाने का, वो इसलिए भी नहीं रोक सकता। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट से भी कोई पढ़ेगा तो बहुत समझ में आएगा। यदि कोई सरकारी नहीं है तब भी नहीं रोक सकता। और राजस्थान विधानसभा की नियमावली भी ये कहती है कि कम से कम साल में 3 सत्र होंगे, और यदि कोई शासकीय कार्य नहीं होगा जिस वजह से सत्र नहीं बुलाया जाए तो नियम 124, 126 जो प्रस्ताव को संपादित करने के लिए एक सत्र बुलाया जाएगा। ये तो राजस्थान की विधानसभा की नियमावली भी कहती है। इसलिए सत्र नहीं बुलाना, यदि गवर्नर ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर गवर्नर संविधान के उल्लंघन का दोषी है, और संविधान के उल्लंघन के दोषी के संबंध में तो केवल न्यायालय ही रास्ता है, बाकी की तो और कुछ नहीं। जैसा तो कुल मिलाकर नतीजा दे दिया देवेंद्र वर्मा जी ने। एक बार फिर न्यायालय के दरवाजे पर जाना पड़ेगा अशोक गहलोत को। पहले सचिन पायलट गए, फिर सीपी जोशी गए विधानसभा अध्यक्ष, अब बारी अशोक गहलोत जी की है कि वो अदालत के दरवाजे पर जाएं अगर उन्हें अपनी सरकार बचानी है। पर निशांत जी, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। आप इस बात से इंकार करते हैं कि सचिन पायलट ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहे। किस लिए लड़ रहे हैं इस कारण को आप नहीं खोज पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कुछ भी नेतृत्व इस समय कर रहा है, जो कोशिशें कर रहा है, क्या उससे आपको यह महसूस नहीं हो रहा है कि कैसे भी अशोक गहलोत सरकार की विदाई अब एजेंडे में आ चुकी है? भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा से एक ही एजेंडा रहा है कि किसी तरीके से कांग्रेस या दूसरे पार्टियों की जो सरकारें होती हैं उनको गिराना, उलझाना, यही काम रहता है। और इसमें संवैधानिक पदों का इस्तेमाल, माफ कीजिएगा शब्द इस्तेमाल का इस्तेमाल करता हूं, ये हमेशा देखा है। महाराष्ट्र में आपने देखा था कि कैसे एक दिन का राजा फडणवीस को बनाने के लिए कब रात में राष्ट्रपति शासन हट गया, कब राष्ट्र में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी केंद्र सरकार की, कुछ नहीं पता, और सुबह सुबह तड़के उनका चीफ मिनिस्टर की शपथ भी हो जाती है। तो ये सारे खेल हम देख रहे हैं, लेकिन ये सारे खेल जो है बहुत अजीब हैं, गरीब हैं, और ये ज्यादा समय नहीं चलेंगे। केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है उसकी हमेशा की ये कोशिश रही है कि ठीक ठाक चलती सरकारों को गिराए, और किसी तरह से जिसको कहते हैं सत्ता की जो भूख है, वो पॉलिटिकल वल्चरिज्म जिसको कहते हैं, राजनीतिक गिद्ध बन के वो अगर ये कोशिश करते रहेंगे तो मैं तो चाहता हूं और करे। जनता देश देख रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को फिर ऐसा रास्ता दिखाया जाएगा जो 2004 में हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार गए, कभी लौट करके राजनीति को दोबारा दिखाई। निशांत जी, आप भाजपा के प्रति बहुत सख्त हैं, पर 2 बयानों के संदर्भ में आपसे टिप्पणी चाहूंगा अशोक गहलोत जी की।
सचिन पायलट के लिए निकम्मा और नाकारा क्या अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं कि 1.5 साल से सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत क्या कर रहे थे, जो इस तरीके के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए? एक सवाल। दूसरा, जिस विषय को प्रेम प्रकाश पांडेय जी ने छुआ कि उन्होंने कहा कि जनता राजभवन घेर लेगी और मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। मुख्यमंत्री हैं, साथ में गृह मंत्री भी। बयान यह है कि आपको नहीं लग रहा है कि अशोक गहलोत दबाव में अपना संयम खो रहे हैं, चूक रहे हैं? जो राजनीति में एक संयम का अपना महत्व है, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का संयम ढुलमुल हो रहा है। बहुत अच्छे दोनों सवाल हैं, इसका जवाब देना मेरा प्रिविलेज रहेगा। मुझे लगता है कि निकम्मा और नाकारा जैसे शब्द जो हैं, जो उपयोग में लाए गए हैं चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत द्वारा, और ये कहना कि हम 1.5 साल से, मेरे ख्याल से सत्यापन करता है उस बात का कि शायद सचिन पायलट की वो हैसियत नहीं है राजनीति में जो उनको बनाई और दिखाई जा रही। तो ये बात से मैं ये जरूर कहूंगा कि शब्दों का चयन बेहतर हो सकता था, लेकिन उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, क्योंकि अंततः तो वो 19 एमएलए ही जुटा पाए हैं और एक खुद के घर की सरकार, जिसमें जब अशोक गहलोत आगे चल के रिटायर होते तो मेरे ख्याल से यही चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, और तो कोई राजस्थान में उनकी टक्कर का था नहीं। आती है दूसरी बात कि आपने जो बात करी, मेरे ख्याल से एक बार सवाल फिर से रिपीट करने, छोटा सा था। राज्यपाल के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि राजभवन को जनता घेर लेगी और मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, राजभवन के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी सुरक्षा के संदर्भ में इंकार कर रहे हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से सुरक्षा के संदर्भ में ये नहीं कहा है कि मैं आपको सुरक्षा नहीं दूंगा। उनके शायद कहने का तात्पर्य ये रहा होगा कि क्योंकि लोग घेर सकते हैं, क्योंकि भाई आप गलत कर रहे हो, ये प्रत्यक्ष है। लेकिन इसमें एक लाइन जरूर जोड़ना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी इस लाइन को लेकर के ढोल बजा रही है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था और उसके बाद मुकर गए थे और बाबरी ढह गई थी, तब ये लोग कहां थे? तो ये राजनीति में हकीकत प्रत्यक्ष रूप में तो भाजपा वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे किसी एक बात को रखना, अगर तोड़ मरोड़ राजनीति खेलनी है, भारतीय जनता पार्टी, यू आर वेलकम टू डू सो। जी, मैं एक बार फिर प्रेम प्रकाश जी के पास में आता हूं। प्रेम प्रकाश जी, आपको इस बात पे तो बड़ी आपत्ति है कि अशोक गहलोत जी ने इतना कैसे कह दिया? क्या कहेगा आदमी? सरकार का मुखिया है, मुख्यमंत्री है, सत्र बुलाना चाह रहा है, राज्यपाल रोक रहे हैं, क्या चारा रह जाता है एक मुख्यमंत्री के पास? संवैधानिक तौर पर आपके पुराने साथी रहे हैं देवेंद्र वर्मा, जब आप अध्यक्ष थे तब आपके सचिव थे, बता रहे हैं जो कुछ भी आपके राज्यपाल कर रहे हैं, आपके राज्यपाल मतलब आपकी पार्टी की सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपाल, आपकी पार्टी के पुराने नेता कलराज मिश्र, 77-78 साल उम्र है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी जो कुछ वो कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, ऐसा देवेंद्र वर्मा बता रहे हैं। आपके पुराने साथी, आपके पुराने भरोसेमंद, जिनकी विद्वता को आप भी मानते थे, तो अशोक गहलोत ने कह दिया तो इतने नाराज क्यों हैं? क्यों इतनी बात पकड़ रहे हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल, अशोक गहलोत बहुमत साबित करना चाह रहे हैं तो भाजपा इतनी परेशान क्यों है? इसलिए कि जो संख्या गणित बिठाना है अभी तक बैठा नहीं है, जब तक बैठ ना जाए तब तक सत्र हो ना जाए। देखिए, 2-3 बातों का पहले मैं जवाब दूंगा जो निशांत जी बोल रहे थे। जी, राजनीतिक पर्यवेक्षक के रूप में वो यहाँ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अशोक गहलोत जी के पक्ष ज्यादा रखने के लिए यहाँ जी। इन्होंने भाजपा पर तो बहुत कहा कि सरकारें गिराने का तो पूरा इतिहास यदि किसी के पास है तो कांग्रेस के पास है जी। कर्नाटक से लेकर के पिछले कर्नाटक की बात कीजिए जी, रामाराव की सरकार से बात कीजिए जी, और गुजरात में केशुभाई पटेल की सरकार जो है शंकर सिंह बघेला को तोड़ के गिराने की सरकार जी, रोमेश भंडारी ने क्या किया था जी, ये बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल की जो बात कही जाती है, उस समय जी, जब किसी विधायक दल का निर्वाचित नेता पत्र दिया कि मेरा समर्थन है, तो राज्यपाल क्या करेगा? आधी रात को बुला के शपथ कराएगा। संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पांडे जी आप हामी भर रहे हैं, आधी रात को बुलाकर शपथ कराएगा, इसकी क्या करेगा? लोग सुबह उठे तो पता चला कि शपथ हो गई, राष्ट्रपति शासन हट गया है। आधी रात को नहीं हुआ था, सवेरे हुआ था, ब्रह्म मुहूर्त में। आधी रात को नहीं हुआ था, सवेरे हुआ था, 7 बजे के आसपास हुआ था जी। इसलिए मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये
परंपरा संवैधानिक संस्थाओं की। जी याद कीजिए, शाह कमीशन के समय जनता पार्टी की इंदिरा गांधी को जब कोर्ट से नोटिस दी गई थी तो लोग जो है कांग्रेस के लोग कोर्ट में घुस गए थे, कोर्ट के अंदर बवाल, न्यायालय के खिलाफ, न्यायालय के अंदर। तो ये कौन सी परंपरा होगी? जहां तक संवैधानिक स्थिति है, संविधान सभा में जो भी बहस हुआ है उसकी भावनाएं जो रही हो, लेकिन ये बात सही है कि राज्यपाल महोदय आज के दिन यदि नहीं बुलाने का निर्देश देंगे तो अशोक गहलोत के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय कोर्ट जाने का। और कोर्ट जाने की जो बातें हैं ये शुरुआत हुई है, वर्मा जी ने भी कहा कि उनको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। जी तीसरी बात, कोरोना के मामले में मैंने बहुत साफ कहा है कि जो एक प्रोटोकॉल है आप उस प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं कर रहे हैं। अरे पांडे जी कैसी बातें कर रहा है? प्रोटोकॉल मध्य प्रदेश में भी दिखा। अरविंद भदौरिया मंत्री उनके साथ में राज्यपाल की अंत्येष्टि में गए थे। आपके प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उन्हें भी क्वारंटाइन हो जाना चाहिए था। कल शपथ दिला रहे थे कांग्रेस के विधायक की भाजपा प्रवेश के संदर्भ में, तो इसलिए अशोक गहलोत के संदर्भ में आप क्वारंटाइन की बात करें और आपके तमाम प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सब अपनी अपनी जगह पर सब काम करते रहे, बहुत विरोधाभास लगता है। तथ्य पर ही रहेंगे हम, प्रेम प्रकाश जी को इधर उधर नहीं जाने देंगे। मैं मध्य प्रदेश हो चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ में भी विधायक लोग जो है बाहर से आए, उसके बाद मंत्रियों के साथ बैठे हैं, वो भी क्वारंटाइन नहीं हुए। तो बहुत सारी चीजें, मैं जो बात कह रहा हूं कि राज्यपाल के पास समझ रहे हैं वो भी राज्य की जनता के प्रति है। मुख्यमंत्री ऐसा बोल देंगे कि जनता घेर देगी और हम कोई जिम्मेदार नहीं। और निशांत जी बड़ा डिफेंड कर रहे हैं कि उनके कहने का भाव ये नहीं था कि सुरक्षा नहीं देंगे, फिर क्या भाव था? क्या राज्यपाल को थ्रेट कर रहे थे, राज्यपाल पे दबाव बना रहे थे? क्या ये संवैधानिक अधिकार मुख्यमंत्री और उन मंत्रियों को है? तो बहुत सारी चीजें हैं। ये राजनीति जो चालू हुई है, आप सब लोग जान रहे हैं कि ये कांग्रेस के अंदर का है। अभी कांग्रेस वहां के महासचिव जी भी बोल रहे थे, वहां के जो पुनिया जी हैं वो भी बोल रहे थे, ये कांग्रेस के अंदर का है। और जिन जिन संवैधानिक संस्थाओं के पास जो जो मुद्दे वाद के रूप में गए हैं, मैं समझता हूं कि वो सारी संस्थाएं अपने आप में सक्षम हैं और उसी सक्षमता के आधार पर उन संविधान नियमों के अनुरूप वो अपनी कार्रवाई करेंगे। संविधान के अंतर्गत जितने सक्षम है वो तो दिख गया। हाईकोर्ट ने जो है विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को जायज नहीं ठहराया, आज के निर्णय के अंतर्गत साफ साफ जाहिर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से भी जो कुछ आएगा वो भी हमारे सामने होगा। आखिरी बातचीत के दौर में है, निशांत जी कुछ हस्तक्षेप करना चाहते थे, गिरिराज जी भी हस्तक्षेप करना चाहते थे। पहले गिरिराज जी के पास सुनता हूं, फिर निशांत जी के पास, और आखिरी टिप्पणी पूनिया जी की। जी देखिए हिमांशु जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की व्यवस्था देखिए आप जी कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ 4 माननीय न्यायाधीशों ने जनता के बीच में पत्रकारों को आके कहा कि देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, आने वाले देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र की हत्या आज जिस तरह से की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने कहा था ये बात, और वो आज प्रत्यक्ष में साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। जी, प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, लेकिन उस गला घोटने की प्रक्रिया में 19 कांग्रेस के विधायक सचिन पायलट के साथ, अगर आपका आरोप सही है तो वो सहभागी हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे राजी? पर निशांत जी आपकी टिप्पणी, आप हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। जी, आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि जो भी अगर सवाल करता है उन लोगों के सामने, जिनकी एक आदत आजकल बन गई है पिछले 15-20 सालों में सरकारें तोड़ने की, तो वो उसको किसी के साथ लेवल कर देते हैं, चाहे उसको कांग्रेसी बना देंगे, पाकिस्तानी बना देंगे, जाने क्या क्या बना देंगे। पर इन बातों से परे हट करके मैं एक सवाल करूंगा, और आज प्रेम प्रकाश पांडे जी, अगर मैं नाम सही पकड़ा है तो ये जवाब देंगे कि फडणवीस को जो सुबह ओथ दिलाई गई थी उससे पहले केंद्र सरकार की कैबिनेट कितने बजे बुलाई गई थी? अगर सर आप ये जवाब नहीं दे पाए इस समय चैनल पे, तो आपने जितनी भी बातें करी वो हवाई किले थे। जवाब दीजिए। प्रेम प्रकाश जी कुछ कहना चाहेंगे या हम कार्यक्रम को समापन पे ले जाएं? नहीं, क्या बोले क्या? उन्होंने पूछा ये कि सुबह देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई गई थी आपके बताए हुए समय अनुसार 7 बजे, उससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक राष्ट्रपति शासन हटाने के संदर्भ में कितने बजे हुई थी? क्या वह प्रेम प्रकाश जी बता सकेंगे? 6 और 7 के बीच में ही था, कोई भोर में नहीं हुआ था।
पांडे जी, आपने जवाब दिया नहीं। उनका सवाल था कि राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की कोई बैठक उससे पहले हुई थी? सच ये है कि बैठक नहीं हुई थी, और निशांत जी ने, चूंकि उन्हें जवाब पता था, इसीलिए आपसे सवाल किया था। बैठक नहीं हुई थी, लेकिन वो सीधे जो है राष्ट्रपति को भेजने का अधिकार है उनको, बगैर कैबिनेट की बैठक के भी प्रत्याशा में उसी अधिकारों का उपयोग किया जाता है। अधिकारों का उपयोग किया गया था, लेकिन सवाल तो यही है कि ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था जब इतने दिन से राष्ट्रपति शासन था, तो इन चंद घंटों के लिए भी राष्ट्रपति शासन लगा रह जाता, पूरी प्रक्रिया के तहत हो जाता, तो क्या बिगड़ जाता? बिगड़ना केवल इतना था कि संख्या बल जो जुटना था, वैसा कुछ खेल बिगड़ जाने का अंदेशा था। हालांकि खेल बाद में भी नहीं बन पाया, लेकिन बहरहाल हमारी इस चर्चा का अंतिम निष्कर्ष यह है कि पायलट ने जो उड़ान भरी है, अभी तक उसकी सेफ लैंडिंग का कोई रनवे दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मदद सेफ लैंडिंग का कोई रास्ता बनाएगी, और पूनिया जी जो उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही बनेगी उनके नेता सामने आएंगे, उनके सामने आने का इंतजार हमको भी है और आपको भी। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सेदारी के लिए। समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट, विचार करना चाहिए मुनव्वर राणा के इस शेर पर। इस पर विचार करेंगे तो रास्ता उन्हें भी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए सदा प्रणाम।